नमस्कार। स्वागत है आपका स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, उम्र का धागा कब कैसे खुल जाता है पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे मजबूत कंधे भी झूल जाते हैं, और जो फिर एक ऐसा समय भी आता है जब भागने दौड़ने वाले पैर चलना फिरना भी भूल जाते हैं। यही कारण है कि जब भी बुजुर्गों की बात आती है तो बुजुर्गों की दयनीय हालत की चर्चा की जाती है। हालांकि बुढ़ापा आना तो तय है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं, लेकिन संभाल जरूर सकते हैं ताकि बढ़ती उम्र में दिक्कतें ना आए, है ना। लेकिन क्या इस बात पर आपने गौर किया है कि आखिर क्या कारण है कि कोई व्यक्ति 60 साल में भी जवान दिखाई देता है तो कोई 40 साल में वृद्ध दिखने लगता है? आखिर क्या कारण हो सकते हैं इसके? आज का अंक इन्हीं मुद्दों पर आधारित है। वैसे बता दें कि जो हम वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हजारों वर्षों पहले भी चर्चा होती रही है। आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता में भी इसके संकेत मिलते रहे हैं। इसीलिए आज हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ भी होंगे। आज के अंक में हम आरोग्य और अमरता के साथ जीने की राह भी तलाशने का प्रयास करेंगे। इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। साथ ही जानेंगे कि पाचन शक्ति का कमजोर पड़ जाना क्या बुढ़ापा है या फिर ढलती उम्र हुई जो उम्र है, एजिंग है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसके समाधान पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज के विषय पर हम डालते हैं नजर। तो आज का हमारा विषय, ताकि मुस्कान से लबरेज रहे जीवन, वृद्धावस्था, समस्याएं और जागरूकता। और अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, परिवार में कोई वृद्ध और बुजुर्ग है और किसी समस्या से ग्रस्त है, उनके व्यवहार में आप फर्क महसूस कर रहे हैं, तो बेझिझक पूछिए अपने सवाल और जानिए समस्याओं के समाधान कारण। आइए जानते हैं कि कैसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें, जिनके माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं। 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। आपको बता दें कि ये नंबर निःशुल्क है, यानी इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बड़े विशेषज्ञ जो कि आज के विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर आनंद मोरे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। आपसे हम समझेंगे कि लंबी उम्र के दौरान रोगों की रोकथाम आयुर्वेद के माध्यम से कैसे की जा सकती है, इसकी भूमिका क्या है, ताकि वृद्धावस्था को संभाला जा सके। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर नवल विक्रम। आप एम्स दिल्ली में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर बढ़ती उम्र में होने वाली जो समस्याएं हैं, जो विकार हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में। और बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले हम एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। जीवन की रेलमपेल में उम्र का धागा कब और कैसे खुलता जाता है पता ही नहीं चलता। एक नवजात शिशु कब अपनी शैशव अवस्था छोड़कर युवावस्था में पहुंचता है पता ही नहीं चलता। और पता ही नहीं चलता कब हमारा ही चेहरा हमसे ही चुगली करने लगता है और आईना भी कुछ कुछ बताने लगता है। जी हाँ, उम्र का बढ़ना तो शाश्वत सत्य है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40 और 50 की उम्र में ही सोचने लगते हैं कि उन्हें जो जीना था जी लिया, अब बची खुची जिंदगी किसी तरह कट ही जाएगी। बता दे कि यह अधूरा सच है। पूरा सच जानना चाहते हैं तो जरा दम भर रोकिए और झांक कर देखिए अपनी जीवन शैली को। कहीं आपके जोड़ों में दर्द, मोतियाबिंद, मधुमेह, हृदय और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां आपकी गलत जीवन शैली का हिस्सा तो नहीं है। गौरतलब है कि उम्र के हर पड़ाव पर जिंदगी करवटें बदलती रहती है, हमारे रूप रंग में भी बदलाव आता रहता है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है बुढ़ापे का दौर। लेकिन आप चाहें तो बढ़ती उम्र को एक खूबसूरत एहसास बना सकते हैं।
बता दें कि 50 के बाद हमारे शरीर के हार्मोन्स बदलने लगते हैं। शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधि की धीमी पड़ते ही पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इस अवस्था में हृदय की दीवारें मोटी होने लगती है, हार्ट रेट कम हो जाता है और फिर जरा सी बात पर दुखी हो जाना, चिड़चिड़ापन और भूलने की समस्या के बढ़ जाने पर डिमेंशिया जैसी समस्या भी हो सकती है। और फिर उम्र का वो पड़ाव भी आ ही जाता है जब कपाती हाथें ढूंढ नहीं पाती समय के इशारों को, मोटे शीशे भी नहीं पहचान पाते अक्षरों को, अखबार बिना खोले पड़ा रहता है, टीवी चलती रहती है और वो सो जाते हैं। बस यही तो है वृद्धावस्था। हालांकि ये शारीरिक परिवर्तनों की वजह से होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन संभाला जरूर जा सकता है। और संभालने का बेहतर तरीका है वास्तविक आयु से कम दिखने के लिए खान पान पर ध्यान देना, बढ़ती उम्र में प्रोटीन युक्त भोजन लेना जो हमें दाल, टोंड, दूध, अंडे से प्राप्त हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी काम के साथ निरंतर जुटे रहना, नियमित योग और व्यायाम को कभी नहीं भूलना। जी हाँ, एक बात और, यदि आपके चेहरे पर तनाव और उम्र के निशान दिखने लगे तो कृपया शर्माइए नहीं, जिंदा दिली और मस्ती के साथ जिंदगी के उजले पहलू को देखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, यानी सकारात्मक विचार रखिए। एक शोध के अनुसार जो लोग अपनी उम्र के बढ़ने को सकारात्मक रूप में लेते हैं उनकी आयु 7.5 साल बढ़ जाती है। जी हाँ, लेकिन जो कहते हैं कि उनको सताता है बुढ़ापा, उनके जीने के अंदाज बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं। और जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, मैं समझता हूँ कि उसी शख्स के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। सचमुच जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा, उसी के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा। जागरूकता से लबरेज रिपोर्ट आपने देखी। चलिए दोस्तों, बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर आनंद, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब भी हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तो एक दयनीय भाव रहता है कि बेचारे बुजुर्ग, क्या ये सोच बदली जा सकती है? और कहीं ना कहीं जो ये सोच है इसके पीछे वजह यह है कि वो शारीरिक रूप से जो कमज़ोर हो जाते हैं, जैसा कि अभी रिपोर्ट में भी हमने देखा, इसी वजह से इस तरह के भाव भी बुजुर्गों को लेकर होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है, क्या इस सोच को बदला जा सकता है? एक्चुअली इस सोच को हमें बदलना चाहिए, क्योंकि ये वार्धक्य अवस्था जो है सभी के जीवन में आने वाली है। जैसे जन्म होता है वैसे मृत्यु भी अटल होता है, तो ये सभी उस अवस्था से जाने वाले हैं। तो इस अवस्था को हमें निश्चित रूप से बदलना चाहिए और इसके लिए हमें सारे परिवार का, हमारे सारे मित्र परिवार, इन सब का हमें सहयोग चाहिए। वार्धक्य अवस्था जो है ये हमें रोकने के लिए हमें आयुर्वेद में जो जीवन शैली बताया है उस जीवन शैली का हमें अवलंब करना चाहिए। अगर इस आयुर्वेद के जीवन शैली का हमने अगर अवलंब किया तो निश्चित रूप से हम इस वार्धक्य को हम रोक सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो एक रसायन उपक्रम बताया है, इस रसायन उपक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से ये बुढ़ापा जो है हम रोक सकते हैं और इस क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये बहुत अच्छी तरह से हमें मिल सकती है। जी जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकती है और यही हमारा मकसद भी है आज के कार्यक्रम की। देखिए, वृद्धावस्था तो आएगी ही अगर आप अपना खान पान, अपनी जीवनचर्या है जो उससे दिनचर्या उसे बेहतर रखते हैं, तो ये है कि उस तरह का प्रभाव आपके ऊपर नहीं दिखाई देगा, जिसके बारे में अभी हमें डॉक्टर मोरे ने भी कहा है। आइए अब आप जानते हैं कि जब खाने पीने पर पाबंदी लग जाती है, जब आपको डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है और उसके बाद ज़्यादा महसूस होता है समस्याओं के बारे में, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर विक्रम आपसे समझना चाहूँगी कि आंकड़े भी ऐसा बताते हैं कि मतलब हर तीसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं पाचन से संबंधित समस्या है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या इसे हम बुढ़ापे से जोड़कर देखना शुरू करें कि जब इस तरह की समस्या आपको आने लगती है, डायबिटीज़ हो गया या पाचन की समस्या बढ़ने लगेगी, दरअसल ये बुढ़ापा कहीं ना कहीं अब आपको अपनी गिरफ्त में ले रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पाचन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आजकल
यंग या जवान लोगों में भी देखी जा रही हैं। उसका एक मूल कारण है हमारे खाने की आदत, खाने का समय और खाने का तरीका, ये सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है। और ये जो पहले होता था कि नियम से खाना, समय पे खाना और सही खाना, ये जो चीज़ें थी, इनका जो पालन है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है जी। आजकल की जनरेशन या यंग लोगों में। बिल्कुल। और सर, जैसे आंकड़ों की भी बात करें तो हाँ, 3 में से 1 व्यक्ति को ये समस्या जी, है ही बिल्कुल है। बिल्कुल, ये 3 में से 1 कोई समस्या इस तरह की है और ये काफ़ी प्रज्वलित है। और इसकी वजह से ही यही समस्या लेकर के अगर बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर बुढ़ापे के साथ ये भी एक चीज़ होती है कि अलग अलग तरह की बीमारियां आपको ग्रस्त कर लेती हैं, जिनमें खाने के ऊपर ढेरों पाबंदियां लग जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की दिक्कत है, या किडनी की दिक्कत है, या कोई और दिक्कत है जिसकी वजह से जो खान पान है, आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, उन सब में काफ़ी पाबंदी लग जाती है। जी। मगर आप अगर अपने खान पान को एक डाइटिशियन या एक न्यूट्रिशनिस्ट की सहायता से एक लेकर के और सही समय पे और उचित खाना, उचित चीज़ों का सेवन करेंगे, तो आप इन सब चीज़ों से भी निजात पा सकते हैं। क्योंकि ये जो पाचन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका दवाइयों से कोई लंबा इलाज नहीं हो सकता है। दवाइयाँ तो कुछ हैं जो आप कुछ समय तक आपको फौरी रिलीफ देंगी, मगर ये एक लाइफस्टाइल चेंज जिसे कहते हैं, लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत है। वही जो है आगे जाकर के लंबे समय तक आपको इन चीज़ों से निजात दिला सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मौर्य, एक चीज़ हमने और देखी जाए, क्योंकि आप आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, तो हमने ये भी देखा है कि चौन ऋषि जो है उसमें हमने ऐसे उल्लेख देखे हैं कि आप बुढ़ापे को डिले कर सकते हैं या फिर बुढ़ापा आए ही ना, जिसके बारे में भी हमने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है, उम्र बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा, लेकिन आप उसको डिले कर सकते हैं। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? क्योंकि हम देखते भी कि आज के युग में भी कोई व्यक्ति जो 60 साल का है वो 40 साल का दिखाई देता है, वहीं आप 40 साल के एक व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है वो 60 साल का है। तो ये इस तरह की जो वजह है, ऐसा क्यों दिखाई देता है? आयुर्वेद में रसायन अध्याय एक वर्णन किया है, जिसमें हम आयु किस प्रकार से लंबी कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। रसायन थेरेपी जो है ये जिसके माध्यम से हम शरीर के जो धातु है, उन धातुओं को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्वरूप में हम अच्छा कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम शरीर का जो ब्रहण कर सकते हैं। बेसिकली वार्धक्य अवस्था जो है ये क्या है, तो ये धातुओं का क्षय होना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे धातुओं का क्षय होता है। हमारे शरीर जो है सप्त धातुओं से बना है, और ये सप्त धातुओं का क्षय होने लगता है, मतलब क्षीण होने लगते हैं। तो जैसे क्षीण होने लगता है उसका असर सारे शरीर पर होता है, सारे अवयवों पर होता है, और धीरे धीरे फिर जो हमारे सिस्टम्स है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, उन सिस्टम पर असर होता है, और फिर उनके जो कार्य है वो कार्य वहाँ पे कम होने लगते हैं। अब इस रसायन के माध्यम से हमें किस प्रकार से इस बुढ़ापे को रोकना चाहिए, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हम अगर तारुण्य अवस्था से लेकर अगर हम इन आयुर्वेद का जीवन शैली को अगर हम अवलंब करते हैं, तो हम निश्चित रूप से इस बुढ़ापे को हम रोक सकते हैं कुछ हद तक, और एक बुढ़ापे में एक अच्छा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापे में हम देखते हैं कि बहुत सारे बीमारियां होती है, या सेनाइल डिमेंशिया हो जाता है, तो इसके कारण जो है जिसका धातुओं का क्षय होने के कारण इस प्रकार की ये बीमारियां हमें दिखाई देने लगती है। तो इसको रोकने के लिए हमें आयुर्वेद में जो जीवन शैली बताया है उसमें जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आहार है, निद्रा है, ब्रह्मचर्य है, इसका पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ सदुरुत बताया है, आचार रसायन बताया है, इसका भी अगर हम रूटीनली अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम इस वार्धक्य अवस्था को रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ एक डेली पंचकर्म करना एक जरूरी है। पंचकर्म जो है एक विशेष चिकित्सा है। इस पंचकर्म के माध्यम से हम जो शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, जो शरीर में टॉक्सिन्स है उन टॉक्सिन्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम
एवरी ईयर अगर इस प्रकार से हम पंचकर्म करें, इस दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करें, आहार का ठीक से हम सेवन करें, तो इस बुढ़ापे को हम निश्चित रूप से रोक सकते हैं और बुढ़ापा एक अच्छी तरह से हम व्यतीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिसे हम हेल्दी एजिंग कहते हैं। ऐसे में डॉक्टर विक्रम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए जो WHO की भी एक रिपोर्ट है, WHO की तरफ से भी ये कहा गया है कि विश्व में जितनी मौतें हो रही हैं उसमें ज़्यादातर कहीं ना कहीं कॉर्नरी हृदय यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें दिल का दौरा है या फिर अचानक अटैक आना, जिसे हम दिल का दौरा ही कहते हैं। ये समस्या सबसे बड़ी देखने को मिल रही है, जिसके चलते पूरे विश्व स्तर पर मौतें हो रही हैं, जो अचानक मौतें हो रही हैं। तो क्या इसे हम एक एज फैक्टर के साथ जोड़कर देखें या फिर ये एक लाइफस्टाइल की समस्या है? यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी एक क्रोनोलॉजिकल एज होती है, या हम कितने साल के हो गए हैं, वो एक एज होती है, और हमारे जो शरीर के अंग होते हैं वो उनकी ये होता है कि आप मेटाबॉलिक एज कहते हैं, या आपका जो मेटाबॉलिक एज एक तरह से कहते हैं कि अगर आप 30 साल के हैं, मगर अगर आपके जो खून की धमनियाँ या ब्लड वेसल्स और बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, तो वो आपकी जो मेटाबॉलिक या वैस्कुलर एज कहते हैं वो होगी आपकी 60 साल की। मगर आप हैं क्रोनोलॉजिकली आप 30 साल के हैं, मगर आपका शरीर के अंग और शरीर के कई हिस्से जी उनकी एज और या उनका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है जो 60 साल के किसी व्यक्ति में हो। तो ये दोनों चीज़ें हैं, और इस वजह से ही और इसका ये कारण मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, जैसा मैंने पहले कहा, खाने पीने का जो तरीका अलग हो गया है, एडिक्शंस बढ़ गए हैं, स्मोकिंग, पोल्यूशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे शरीर के कई सारे हिस्सों में असर करते हैं और उनकी एजिंग बढ़ाते हैं। जी सारी, जैसे स्किन की एजिंग है, हार्ट की एजिंग है, खाली एक दो फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स मिल के बढ़ाते हैं। और इन्हीं की वजह से ये है कि हार्ट अटैक और ये हार्ट की बीमारियां आपने सुना होगा कि आजकल हम देखते हैं 30, 35, 40 साल के लोग हैं जो सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, सडनली उनकी मृत्यु हो जाती है, बाद में पता लगता है कि उनको दिल का दौरा पड़ गया। जी, और ये WHO की रिपोर्ट कहती है कि 45% ऐसी मौतें हैं जो कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड यानी हृदय संबंधी जो विकार है, जो समस्या है, उनके चलते होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हार्ट अटैक जो होता है वो एक एंड रिजल्ट होता है। वो क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसका एक प्रमुख कारण है बढ़ती हुई डायबिटीज़। आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और जो भारत है वो दूसरा ही देश है जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के लोग हैं चाइना के बाद। और वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ जो भारत कहा जाता है, तो वो वहाँ पे डायबिटीज़ जो है वो आपके खून की नसों को सकरा करती है, और धीरे धीरे वो उसका एंड वो हमें हार्ट अटैक की तरफ ले जाती है। डायबिटीज़ से ऐसा कोई नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होती है, वो और हिस्सों को ख़राब करता है, मगर उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो बढ़ती हुई डायबिटीज़, बढ़ती हुई स्ट्रेस और बढ़ती हुई ये समस्या, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों के चलते जो हार्ट डिसीजेज़ हैं ये और कम उम्र में देखी जा रही हैं। जो पहले 60-70 में देखी जाती थी, आजकल 30-40 की उम्र में देखी जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, हार्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं, अक्सर हम सोचते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी समस्याएं बढ़ती रहेंगी, लेकिन आजकल युवाओं के साथ भी समस्याएं आ रही हैं। तो इससे अगर हम सीधे सीधे एज के साथ जोड़कर ना देखें, बल्कि आप ऐसी अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करें, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जिनका जिक्र सर आपने कहा कि कुछ मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है, उसकी वजह से भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि हेल्दी एजिंग पर आप फोकस करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी खासतौर पर महिलाओं के बारे में, जो हमारी आधी आबादी है। महिलाओं की बात करें तो इनके कुछ वर्षों बाद हार्मोनल कई तरह के चेंजेस होते हैं, कई तरह के बदलाव होते हैं शरीर में, और हार्मोनल बदलाव भी होते हैं। अब महिलाओं की जो उम्र बढ़ती, उनकी एजिंग पुरुषों की एजिंग से क्या भिन्न होती है? कई बार ऐसी समस्या आती है सर कि जब एडवांस काफ़ी समस्या बढ़ जाती है, तब उसके बारे में पता चलता है। एक तो ये क्योंकि महिला उस पर ध्यान नहीं देती, और दूसरी बात ये कि कई बार इनको लेकर जागरूकता भी कम है। सर, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मोरे? महिलाओं में विशेष रूप से हमें मेनोपॉजल सिंड्रोम जो है, जो इस एज में हमें विशेष रूप से दिखाई देता है, और जिसका असर सारे शरीर पर होता है। मानसिक रूप से वहाँ पे महिला जो है विचलित हो जाती है।
इसके साथ साथ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो या कैंसर का अलग अलग जो है सर्वाइकल कैंसर हो या यूटेरस का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, इनका भी हमें जो प्रमाण है ये इस उम्र में ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसके लिए हमें विशेष रूप से जागरूकता दिखानी चाहिए और इसके का रूल आउट करने के लिए हमें हर साल हमें मेडिकल चेकअप करना चाहिए। अगर कुछ तकलीफ नहीं है फिर भी हम हर साल अगर मेडिकल चेकअप करते हैं तो इन रोगों को हम निश्चित रूप से रोक सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में 2 प्रकार के जरा वर्णन किए हैं, एक अकालज जरा और एक कालज जरा। अकालज जरा मतलब प्रीमैच्योर एजिंग और कालज जरा मतलब जो एज के हिसाब से समय के हिसाब से जो वार्धक्य के लक्षण दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कालज जरा। तो अकालज जरा जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आजकल फास्ट लाइफस्टाइल है, इस फास्ट लाइफस्टाइल का असर सारे शरीर पर होता है। ये हमारी लाइफस्टाइल जो है, जो खाने पीने की आदतें है या रात्रि जागरण करना है या हमारे जॉब्स है, जॉब्स के आईटी में काम करने वाले लोग, इन लोगों में ये पूरी लाइफस्टाइल जो है पूरी बिगड़ गई है और इन पूरे लाइफस्टाइल का असर शरीर पर होता है, जिसके कारण यंग एज में भी हमें ग्रेइंग ऑफ हेयर्स दिखाई देते हैं या त्वचा जो है उसमें झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है। तो दिस इज द प्रीमैच्योर एजिंग। प्रीमैच्योर एजिंग भी होती है। बिल्कुल, वो उसी को हम कह रहे हैं कि कुछ लोग जो 40 साल की उम्र में 60 लगने लगते हैं, कुछ लोग 60 में भी 40 के लगते हैं, तो वो प्रीमैच्योर एजिंग है। समय से पहले ही आप पर उम्र हावी हो रही है या फिर बढ़ती उम्र के लक्षण आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। जब स्वास्थ्य की बात होती है तो कई बार हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही बातें आगे चलकर आपके लिए गंभीर बन जाती हैं और समस्या को और विकराल कर देती हैं। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्वस्थ किसान में हम जानेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या कुछ विशेष टेस्ट हैं जिन्हें आपको समय समय पर करवाना चाहिए, और अगर हाँ तो वो कौन से हैं, जानेंगे विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं वृद्धावस्था की, कि कैसे आप हेल्दी एजिंग को अपना सकते हैं। उम्र बढ़ रही है, आप निराश ना हो, बल्कि अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से सबल बनाने का प्रयास करें और मजबूत रहें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आज के कार्यक्रम में जो सलाह दी जा रही है आपको हमारे विशेषज्ञों की तरफ से, उन्हें ध्यान में रखें। और जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कुछ पैरामीटर से जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो ऐसे में कौन से वो टेस्ट हैं जिन्हें समय के साथ या फिर आपको नियमित कराने ही चाहिए, ताकि आपको अपने शारीरिक समस्याओं के बारे में या फिर कोई संकेत हैं उनके बारे में सही समय पर जानकारी मिल जाए। तो इसके बारे में डॉक्टर विक्रम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात करें हेल्दी एजिंग की, तो यहाँ पर आप हेल्दी एजिंग को तभी अपना सकते हैं जब आपको पता भी चलता रहे कि समस्या है कहाँ पर, और उन्हीं के अनुसार अपना लाइफस्टाइल आप बदले, अपना आहार बदले, आवास बदलने की आवश्यकता तो उस पर भी आप ध्यान दें। तो कौन कौन से एक पैरामीटर्स हैं जिन्हें सुनिश्चित करके हमें चलना चाहिए? जी, अगर देखा जाए तो जो सबसे कॉमन या सबसे आम प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से आगे जाकर के आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, तो उन चीज़ों के टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको डायबिटीज़ के लिए टेस्ट कराना ज़रूरी है। साथ में आपका जो मेजर ऑर्गन हैं उनके फंक्शन, जैसे लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन या आपका थायराइड, क्योंकि ये जो सारे ऑर्गन्स हैं इनमें धीरे 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 समय के साथ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं
और उम्र के साथ साथ इन चीज़ों इनके टेस्ट जो होते हैं उनमें भी कभी कभी एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। और आपको अगर कोई तकलीफ़ है, कोई अगर आपको जैसे अगर आपको सांस की कोई दिक्कत है या चलते वक्त कोई सीने में दर्द है या कोई किसी और तरह की दिक्कत है, तो आप उससे अपने चिकित्सक से मिलें और वो जो टेस्ट वो बताएं वो करिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप अक्सर आप प्राइवेट लैब्स में देखते हैं कि एनुअल हेल्थ चेकअप के नाम पे वो 50 या 100 तरीके के कहते हैं हमारे पैनल टेस्ट का है, आप ये करवा लीजिए। वो सारा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है जी। तो आप एक तो चिकित्सक से मिलें और वो जो बताएं वो आप टेस्ट करिए। इन ब्लड टेस्ट के साथ साथ और अगर आप में कोई दिक्कत आती है, सपोज डायबिटीज़ आती है, तो जनरली ये होता है कि अगर जब तक वो कंट्रोल में ना आए तब तक उसके टेस्ट जैसे चिकित्सक बताए, जैसे कि 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार कराने की ज़रूरत होती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक आया है बिल्कुल, तो सब आप चिंता ना करें, साल में 2 साल में एक बार उसकी जांच कराएं, उतना काफ़ी है। ब्लड टेस्ट के साथ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपकी मांसपेशियों की ताकत क्या है, ये कैसे पता चलता है? सार्कोपीनिया यहाँ मैं एक लाना चाहूँगा कि सार्कोपीनिया एक उम्र के साथ साथ हमारी मांसपेशियाँ जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, क्वालिटी उनकी कम होने लगती है, क्वांटिटी भी कम होने लगती है। जैसे 30 साल के व्यक्ति में देखें और 60 साल के व्यक्ति में देखें, जो मसल होता है उसका अमाउंट या मास हम कहते हैं, मसल मास कम होने लगता है, उसकी जो क्वालिटी कम होने लगती है, स्ट्रेंथ कम होने लगती है। और ये एक बहुत अहम दिक्कत है जिसकी वजह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिजिकल एक्टिविटी या एक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं प्रोटीन रिच डाइट कर देनी चाहिए धीरे-धीरे उम्र के साथ। मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि ये एक मसल जो आपका है वो एक बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जी, जो ग्लूकोज और हर चीज़ को इस्तेमाल करता है। और अगर आपका वो कमज़ोर है तो वो आप जैसे जैसे आप उम्र बढ़ेगी, आप उसमें फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, आपकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। और जो एडवांस्ड एज है, जैसे 60 या 70 की उम्र में जा कर के बैलेंस करने में दिक्कत होती है। अगर बैलेंस करने में दिक्कत होती है तो गिरने का डर रहता है, गिरने का डर रहता है तो उससे फ्रैक्चर होने का रिस्क और बेड रिडन मतलब होने का रिस्क रहता है। तो ये मसल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सिंपल टेस्ट होता है, आप अपने चिकित्सक से बात करेंगे, हैंड ग्रिप डायनेमोमीटर होता है, वो आपका बताएगा कि आपकी मसल की स्ट्रेंथ कितनी है। जी। अगर कम है तो फिर उसका भी इलाज है कि आप अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। अगर आपको सपोज लिवर की कोई दिक्कत नहीं है, किडनी की कोई दिक्कत नहीं है, तो आम तौर से देखा जाए एक हमारी ICMR गाइडलाइन के हिसाब से 0.8 से 1 ग्राम पर केजी, अगर आपका वजन 50 किलो है तो लगभग आपको 45 से 50 किलो प्रोटीन दिन में लेना चाहिए। गुड प्रोटीन इंटेक वो आपकी मांसपेशियों को मेंटेन रखता है। सोर्सेस क्या हो सकते हैं, मतलब आप जैसे आप प्रोटीन के बता रहे हैं, तो क्या अच्छे सोर्स हो सकते हैं? प्रोटीन के अच्छे सोर्स, सबसे अच्छा सोर्स है नॉन वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेज हैं तो नॉन वेज का सेवन करिए, प्रिडोमिनेंटली वाइट मीट, वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अंडा है, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसमें चॉइसेस थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अब हाँ, पनीर है, पनीर ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, और जो प्रोटीन रिच जैसे आपके नट्स होते हैं, दालें हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो वेजिटेरियंस में वो ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रोटीन की कमी है तो आप अपने चिकित्सक की सलाह ले करके प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, मगर अपने मन से बिना किसी की सलाह के प्रोटीन सप्लीमेंट एक्स्ट्रा ना लीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन लोड होता है तो किडनी पे भी असर डाल सकता है। तो वो उसमें सलाह लीजिए। तो प्रोटीन रिच फूड, एक्सरसाइज साथ में कीजिए, उससे आपकी मांसपेशियां ठीक रहेंगी, जिससे आप लंबे समय तक फिजिकली एक्टिव रहेंगे। जी डॉक्टर मौर्य, आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद क्या कहता है कि जो जैसे सर ने भी कहा कि आपका जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं, डेंसिटी उनकी कम हो जाती है, तो खान पान या फिर लाइफस्टाइल किस तरह से मेंटेन किया जाए? सही कहा है कि जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद में जो एक त्रिदोष सिद्धांत बताया है, वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष जो है शरीर को धारण करते हैं, और इन 3 दोषों के माध्यम से सारी शरीर की क्रियाएं चलती रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे बाल्यावस्था में एक कफ प्रधान रहता है, तारुण्यावस्था में पित्त प्रधान रहता है, और वार्धक्यावस्था में वात रहता है।
वार्धक्य अवस्था में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि धातुओं का क्षय होता है, धातु क्षीण होते हैं, जैसे मसल वीक होते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया। जी। तो धातुओं का क्षीण होना, और धातुओं का क्षीण होने के कारण फिर वात का प्रकोप हो जाता है या वात बढ़ता है, और वात बढ़ने से फिर उसका असर सारे सिस्टम्स पर होता है, जैसे हृदय पर हो सकता है, ब्रेन पर हो सकता है, या मांस धातु पर हो सकता है, या प्राणोस्रोतस या रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग सिस्टम पर इन दोषों का असर होता है, स्पेशली वात का, और इसके कारण फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमें इस वार्धक्य अवस्था में दिखाई देते हैं। इन बीमारियों को रोकने के लिए हमारे यहाँ जो एक रसायन विधि बताया है, रसायन का एक चिकित्सा बताई है, इन रसायन चिकित्सा के माध्यम से हम इन व्याधियों को भी हम रोक सकते हैं। विशिष्ट स्रोतस पर काम करने वाली या विशिष्ट व्याधियों में काम करने वाली ऐसे बहुत सारे औषधि वनस्पतियाँ हैं जो अगर हम नित्य सेवन करें तो वहाँ पे निश्चित रूप से उन अवयव को बल दे सकते हैं और व्याधियों को हम रोक सकते हैं। जी जी जी। सर, एक हमारे पास ये सवाल आया है, ईमेल आया है, मैं ले लेती हूँ। ये योगेश शर्मा है कानपुर से, और ये कहते हैं कि इनकी उम्र 57 साल है। रात में सोते समय कभी कभी छाती में दर्द होता है, बीपी है, लेकिन इसके लिए एक दवा का इन्होंने जिक्र किया है। आयुर्वेद में क्या कोई इसका इलाज है अगर इन्हें बीपी की समस्या है? और ये कहते हैं सीने में दर्द भी रहता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? यह ब्लड प्रेशर कब से है ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं बताया इन्होंने सर। हाँ, तो ब्लड प्रेशर अगर है तो डॉक्टर की सलाह से वहाँ पे दवाई तो चालू रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ रात को जो हम खाना खाते हैं, खाना ज़्यादा हेवी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा हल्का आहार सेवन करना चाहिए। हो सकता है उन्हें गैस की भी बीमारी हो सकती है, और इन गैसेस की बीमारी के कारण भी चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अगर ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल करना है तो इसके साथ हमें थोड़ा योगा या मेडिटेशन भी करना चाहिए। इन योगा और मेडिटेशन के साथ साथ वहाँ पे कुछ ब्लड प्रेशर पर निश्चित रूप से हमें नियंत्रण पा सकते हैं। जी जी। सर, ये मेरे पास से कुछ और आंकड़े हैं जो एक रिसर्च कहती है कि 2050 तक हमारे देश में जो वृद्धावस्था है वो ज़्यादा होगी, मतलब वृद्ध व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी, और हर 5वां भारतीय 60 साल से अधिक उम्र का हो जाएगा। और अगर आज की बात करें तो हर 12वां व्यक्ति है जो 60 साल से अधिक उम्र का है। तो यानी कहीं ना कहीं जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर भी प्रेशर बढ़ेगा। और क्या हम इसके लिए तैयार हैं, या फिर हमारे जैसे जो बच्चे हैं या फिर अभी युवा हैं जो उस उम्र तक 60 साल की उम्र को अटेन करेंगे, उनके ऊपर भी कुछ ऐसी जिम्मेदारी हैं जिसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए अभी से, ताकि एक स्वस्थ राष्ट्र बना रहे? जी बिल्कुल, आने वाले समय में, क्योंकि अब हमारी चिकित्सा सेवाएं अच्छी हो गई हैं, इस वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पहले कम थी, अब वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी भी काफ़ी बढ़ गई है। तो उसी हिसाब से अनुमानित किया जा रहा है कि 5 में से 1 व्यक्ति जो होगा वो वृद्ध होगा आने वाले समय में। और उस समय जो वृद्धावस्था के साथ आने वाली जो बीमारियां हैं या तकलीफें हैं, जो क्रॉनिक डिसीजेज या क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जिन्हें कहते हैं, वो काफ़ी होंगी, क्योंकि वो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और डेफिनेटली ये होगा कि अगर हमारी चिकित्सा सेवाएं जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए अगर तैयार नहीं है तो बिल्कुल उन चीज़ों का उसका काफ़ी प्रेशर पड़ने वाला है। और इसी को देखते हुए आजकल जो जैसे जेरियाट्रिक सर्विसेज जो है, पहले इस तरह की सर्विसेज अलग नहीं होती थी, वो सिर्फ बाहर की देशों में होती थी, मगर अब जेरियाट्रिक सर्विसेज या डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन और ये वाले जो विभाग हैं, कई मेडिकल कॉलेज या कई जगह पे इस तरह की सेवाएं शुरू की जा रही हैं। और एक मिशन भी है जिसमें यह है कि जेरियाट्रिक सर्विसेज जो हैं वो खास तौर से जो इस उम्र की लोगों को जो तकलीफ होती है उसको फोकस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाली दवाई की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एक होलिस्टिक या एक पूरी तरह की एक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन की साथ ज़रूरी है, वहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, हर तरह के स्पेशलिस्ट या हर तरह की
चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत है। तो ये सब देखते हुए ये सर्विसेज हैं जो इनका जो एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया सर कि यहाँ पर सिर्फ दवाई ही नहीं है बल्कि एक होलिस्टिक पूरी अप्रोच आपको लेकर चलनी पड़ेगी। डॉक्टर मोरे, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, ये आप अपनी सोच कैसे रखते हैं? आपकी सोच कितनी यंग है, ये भी बहुत निर्भर करता है कि आपका जो ओवरऑल आउटलुक है वो कैसा होगा। और हमने देखा भी जो कोविड का टाइम था उसमें जिन लोगों ने इससे बहुत ही मजबूती के साथ उस दौर को जिस सामना किया वो विनर साबित हुए। तो ऐसे में जब उम्र बढ़ती तो हम ये भी जानते हैं कि जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, घर के वातावरण और बाहर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बीच में तालमेल भी बिठाना बहुत आवश्यक होता है। तो इस चैलेंज को हम कैसे सकारात्मक रूप से लेकर आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अगर आपका मन ही स्वस्थ नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा, तो आप फिर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और उसका विपरीत असर आपकी पूरी पर्सनालिटी पर, आपके स्वास्थ्य पर नजर आएगा। डॉक्टर मोरे, जैसे कि डॉक्टर विक्रम जी ने कहा कि यहाँ पे इस बुढ़ापे के बारे में हमें होलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए और हर बात के लिए हम सरकार पर हम निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर मेरा स्वास्थ्य हमें मेंटेन करना है तो हमें उसे किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसके लिए अगर हम सही तरीके से अपनाए तो निश्चित रूप से हम इस बुढ़ापे को भी खुशी से हम मना सकते हैं। अब इस बुढ़ापे में जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां दिखाई देती है, इन बीमारियों का कारण जो है ये जो आहार जो हेतु है या विहार हेतु या मानस हेतु है। तो मानस हेतु प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन मानस हेतुओं के कारण बहुत सारे सीनियर सिटीजन जो है ये डिप्रेशन में जाते हैं या उनमें एंग्जाइटी के केसेस दिखाई देते हैं। तो उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए हमारे परिवार की भी जिम्मेदारी है। उन परिवार जो हमारे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज में इन सीनियर सिटीजन को कहीं स्थान नहीं होता या उनको मिक्स करके नहीं लिया जाता। तो हमारे परिवार की जिम्मेदारी है कि उनको हम साथ लेके जिए, तो निश्चित रूप से उनको भी एक पार्टिसिपेशन हो जाएगा कि हमें पूछने वाला कोई तो है। जी। नहीं तो फिर अकेलेपन जो होता है, अकेलेपन ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसके कारण पेशेंट जो है या सीनियर सिटीजन जो है ये आगे जाके डिप्रेशन में जाता है और वो अधिक सोचने के कारण फिर अलग अलग प्रकार के डिमेंशिया हो जाती है या वहाँ पे हमें जैसे फॉल होता है या इंसोम्निया हो जाता है, जो अलग अलग यहाँ पे डिसऑर्डर जो है हमें दिखाई देने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए जैसा कि आपने भी कहा कि आने वाले समय में क्योंकि हमारे चिकित्सा सेवाएं बेहतर हो रही हैं, अच्छे शोध हो रहे हैं, मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस हो रहा है, इसलिए हमारे जीवन के वर्ष भी बढ़ रहे हैं और आने वाले वर्षों में जो इसका बोझ भी हमें दिखाई देगा। तो क्या हम बुढ़ापे की क्या तैयारी भी कर सकते हैं? क्योंकि हम हर चीज़ की तैयारी करते हैं, अपने रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, शादी की प्लानिंग होती है, लेकिन जो चीज़ पता है कि ये तो होना ही है उसके बारे में हम विचार ही नहीं करते। हम सोचते ही नहीं कि हाँ हमारी उम्र बढ़ेगी, ये समस्या आएंगी, इनके लिए हमें कुछ तो तैयारी करनी चाहिए। क्या बुढ़ापे के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बुढ़ापे के लिए हमें तैयार रहना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए आप जागरूक रहिए कि अभी तो इस समय तो अगर हम खूब एक्टिव हैं, अपने हर चीज़ में बिज़ी हैं और बाकी और हमें आने वाले समय में के बारे में सोचने का इस समय हम सोचते नहीं हैं, मगर बाद में जब जैसे आप रिटायर होते हैं कोई, तो उसके बाद क्या होता है, ज़िंदगी एकदम खाली खाली लगने लगती है जी। कि आप जो अपने जो बिजी रहते थे जिन चीज़ों से, वो सारी चीज़ें एकदम से हट जाती हैं, एकदम खालीपन संचय करते हैं। हाँ, अपने सोर्सेज बनाते हैं कि हम रिटायर होंगे तो हमारे पास पैसा आता है, पैसा आएगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य को संचय नहीं करते, अपने स्वास्थ्य के लिए तैयारी नहीं करते। तो स्वास्थ्य के लिए तैयारी साथ साथ बहुत ज़रूरी करना है। अब एक चीज़ जैसे डॉक्टर साहब ने भी कही कि आप उम्र तो बढ़ती जाएगी, शरीर को तो जवान रखना बहुत लंबे समय तक आसान नहीं है, मगर आप अपने दिल को जवान रख सकते हैं और दिल को जवान रखने के कई तरीके हैं। खुश रहिए, योग करिए और जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को आप मत पास में आने दीजिए और जो आदतें हैं जिनकी वजह से ये जो दिक्कत कर सकती हैं उनको अवॉइड करिए। तो तभी ये होगा कि अगर ये बात रहेगी कि जैसे उम्र 55 की है, दिल बचपन का है, अगर ये रहेगा आपका, तो फिर आप बड़े खुशी से बढ़ती हुई उम्र के साथ जाएंगे और बढ़ती हुई उम्र को भी
एंजॉय कर सकते हैं। जी डॉक्टर मौर्य, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी योग का जिक्र हुआ, तो योग इस वृद्धावस्था के बारे में क्या कहता है? योग की अगर हम दृष्टि से देखें तो इस वृद्धावस्था को किस तरीके से लेता है? जैसे दांतों का क्षीण होना या मांस धातु स्पेशली मसल जो है, मसल का टोन कम होने लगता है। तो अगर हमें इस मसल टोन को अगर बढ़ाया रखना है तो व्यायाम की एक आवश्यकता होती है। तो व्यायाम बुढ़ापे के हिसाब से भी या वार्धक्यावस्था में भी किस प्रकार का व्यायाम अपनाना चाहिए, तो जिसको हम आसानी से कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे आपको जिम ही ज्वाइन करना है, जो आसानी से हम व्यायाम कर सकते हैं उस व्यायाम को अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ योग जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकता है। योग जो है इसका सारे शरीर की जो स्नायु है उन स्नायु पर उसका असर होता है। और उसके साथ साथ जो है एक ध्यान प्रक्रिया या मेडिटेशन है। मेडिटेशन से भी यहाँ पे मन शांत रहता है, और अगर मन शांत रह गया तो वहाँ पे उसके जो मानसिक बीमारियाँ है या मानसिक सोच है, उस मानसिक सोच में भी वहाँ पे बदलाव आ जाते हैं और व्यक्ति जो है ये खुश रहने लगता है। और अगर व्यक्ति इस उम्र में अगर खुश रह जाए तो उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। और अपने हम उम्र वाले लोगों के साथ अगर वो रहता है, अपने जीवन एंजॉय करता है, तो किसी भी प्रकार की बीमारी उसके आसपास भी नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सर बताया कि मन का प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है। आप अपने हम उम्र जो लोग हैं उनके साथ रहें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखें ताकि नकारात्मक चीज़ों की तरफ आपकी सोच जाए ही ना। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ, लेकिन इस पर हम विस्तार से जानेंगे कि क्या स्ट्रेस लेने से, तनाव लेने से भी बुढ़ापा जल्दी आता है? क्या तनाव का भी आपकी एज या फिर ये कहें कि ज़्यादा एज दिखने की जो कई बार अवस्था हो जाती है कि आप 40 में 60 दिखते हैं, क्या तनाव भी इसके पीछे वजह हो सकता है? जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें स्वस्थ के साथ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी एजिंग की, यानी वृद्धावस्था की, कैसे आप मुस्कुराते हुए इस दौर को भी गले लगा सकते हैं। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने कहा था कि क्या स्ट्रेस, तनाव जो आपके चेहरे पर, माथे पर चिंता की लकीरें रहती हैं, क्या ये भी आपकी उम्र को बढ़ा सकते हैं? यानी कम उम्र में आप ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं, क्या स्ट्रेस भी इसके पीछे एक कारक हो सकता है? तो सबसे पहले डॉक्टर मौर्य, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्ट्रेस कितनी बड़ी वजह हो सकती है आपको बीमार या बूढ़ा दिखाने में? स्ट्रेस का असर सारे शरीर पर होता है, स्पेशली हृदय पर होता है, मस्तिष्क पर होता है। और इस स्ट्रेस के कारण फिर अलग अलग प्रकार के कार्डियक डिसीजेज जो है एक फैक्टर बताया है। इसका असर डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी होता है और वहाँ पे भी पचन वहाँ पे बिगड़ जाता है। तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसीजेस है बहुत सारे। तो इस स्ट्रेस के कारण ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्याधि हमें उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमें स्ट्रेस का भी अलग प्रकार से विचार करना चाहिए। हम व्यवहार में भी देखते हैं कि बहुत सारे यंग बच्चों में या कॉलेज स्टूडेंट्स में भी जल्दी वहाँ पे उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं या त्वचा पर झुर्रियाँ आने लगती है। या आईटी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग जो है उनको एक प्रोजेक्ट का एक स्ट्रेस रहता है, या उन लोगों में फिर जल्दी हाइपरटेंशन या कार्डियक डिसीजेस, इसका प्रिवेलेंस जो है या परसेंटेज जो है ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेस जो है ये सारे अवयवों पर
निश्चित रूप से उसका असर दिखाई देता है और उसके कारण अलग अलग प्रकार की व्याधियाँ होने लगती है और आगे ये अर्ली एजिंग की तरफ ये झुकता है, जिसके कारण जल्दी बुढ़ापे के लक्षण उन लोगों में हमें दिखाई देने लगते हैं। डॉक्टर विक्रम, मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम अक्सर यही कहते हैं कि स्ट्रेस ना लें, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जिस तरह की अब हमारी जीवन शैली है या फिर जिस तरह का दौर है, आप चाहते ना चाहते आप इसके जाल में फंस जाते हैं। तो क्या करें हम, अपने आप को किस तरीके से ट्रेन करें या फिर इसे कैसे हम फेस करें? जी, स्ट्रेस एक बहुत अहम कारण है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब जो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस कुछ भी हो, उसकी वजह से अलग अलग तरह के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और कई सारी चीज़ें, केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ये जो एजिंग प्रोसेस होता है वो चलता है, उसको वो बिल्कुल तेज़ कर देते हैं, एक्सिलरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे डॉक्टर मोरे ने कहा प्री मैच्योर एजिंग। तो ये जितना स्ट्रेस रहेगा उतने ज़्यादा ये केमिकल्स रिलीज होते हैं और उतना ज़्यादा ये एजिंग प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं। कहना आसान है कि स्ट्रेस मत लो, मगर करना, स्ट्रेस ना लेना और उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें एक सिंपल सी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस हर तरह का होता है। काम से स्ट्रेस होता है, किसी की फैमिली का स्ट्रेस होता है, किसी के फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, किसी के ऊपर अलग अलग तरह का स्ट्रेस होता है। मगर आप कोशिश करें कि स्ट्रेस ना हो किसी तरह से, उसको आप अपने काम को उस तरह निपटाने की कोशिश करें। दूसरा है कि लोग जो हैं, कई चीज़ें होती हैं जो उनके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उस चीज़ के लिए स्ट्रेस लेकर के सिर्फ आप अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके हाथ में है, आप उसके बारे में कुछ बदल सकते हैं या आप उसको कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आपने थोड़ी स्ट्रेस लेके उसको अच्छा करने की कोशिश की या उसको बदलने की कोशिश की, तो बहुत अच्छी बात है। वो चीज़ अगर बदल जाती है, कुछ अच्छा होता है, तो आपको रिलीफ मिलता है। तो उसमें आप अगर एफर्ट डालेंगे तो वो थोड़ा सा जायज़ है। मगर कोई चीज़ जो बिल्कुल ही आपके हाथ में नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रेस करना बिल्कुल बेकार है और उससे सिर्फ आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है, स्ट्रेस रिलीव करने के तरीके हैं रिलैक्सेशन, जैसे डॉक्टर मोरे ने भी कहा, मेडिटेशन, योग, और जितना हो सके समय निकाल के आप अगर किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें, या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वॉकिंग है या जॉगिंग है, जो आप कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उस समय ब्रेन से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो बॉडी को खुशी देते हैं, जैसे हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से वो रिलीज होते हैं, जो आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी हद तक कम करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, इनके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी को आप समय निकालें। ये नहीं कि मैं काम करता हूँ, काम करते वक्त बहुत मेहनत कर लेता हूँ, मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, नहीं। कुछ समय निकालिए जिसमें मैं डेडिकेटेड, या मैं वॉकिंग करूँगा, या मैं जॉगिंग करूँगा, या मैं स्विमिंग करूँगा, जो आप कर सकते हैं, जिस चीज़ का आपको एक्सेस है, जो भी आपके पास है, जिस चीज़ को आप कर सकते हैं वो करिए। कुछ समय निकाल के, आधा घंटा, पौना घंटा दिन का, तो वो एक प्रक्रिया जो है वो पूरे दिन के आपके स्ट्रेस को रिलीज करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक हमारे पास सवाल आया है, ये सलमा बेग हैं जिन्होंने लखनऊ से हमें ये सवाल भेजा है और कहते हैं कि इनकी उम्र 54 साल है। माफ़ कीजिएगा, इन्होंने लखनऊ से है ये, लेकिन फ़िलहाल भोपाल में रहती है, ऐसा लिखा इन्होंने। और उन्हें कुछ दिन पहले पता चला कि उन्हें प्री डायबिटिक है, मतलब प्री डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है। जानना चाहते हैं कि क्या योग और व्यायाम से अभी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है? क्या प्री डायबिटिक होना ये निश्चित हो गया है कि अब इनको डायबिटीज़ होगी ही? डॉक्टर मोरे, अगर प्री डायबिटिक है, लेकिन अगर आप अपत्य का सेवन करेगी, आप खाने पीने पर आपका अगर नियंत्रण ना हो, या आप कुछ एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करेंगे, तो ये आगे जाके निश्चित रूप से आप डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर बॉर्डर लाइन है, तो आप यहीं पे आप खान पान पे आप ध्यान रखिए। आपका जो डाइट है, उस डाइट को आप ठीक से फॉलो कीजिए। व्यायाम कीजिए, व्यायाम करना भी जो ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में जितनी भी शुगर है, उस शुगर का यूटिलाइज करना ज़रूरी है। और इसके लिए व्यायाम एक आधा घंटा या पौन घंटा तो व्यायाम करना ज़रूरी है। दूसरा है, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस के कारण भी डायबिटीज़ बढ़ सकता है जी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम आसानी से हम अवलंब कर सकते हैं और
प्री डायबिटिक वाले स्टेज को हम रोक सकते हैं। जी जी बिल्कुल। एक और सवाल आया है डॉक्टर विक्रम, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। भोपाल से हमारे दर्शक हैं, जीवन सिंह राठौर इनका नाम है, और ये कहते हैं कि खाली पेट गैस की दवा भी खाता हूँ फिर भी गैस दिल की तरफ अटैक करती है। तो क्या ऐसा होता है कि गैस दिल की तरफ अटैक करने लगे, जैसे ये कह रहे हैं? जी देखिए, गैस जैसा मैंने पहले भी बताया, गैस की जो प्रॉब्लम है इसका ये जो दवाएं हैं, खाली पेट आप दवाई लेंगे, अगर इसका एक कोर्स होता है 4 से 6 हफ्ते का, मगर कई लोग होते हैं इसको सालों साल लेते रहते हैं। मगर ये जो दवाई है खाली ये गैस का इलाज नहीं है, क्योंकि इसका जो मूल कारण होता है वो आपका खान पान का तरीका है। खान पान में आप क्या लेते हैं, इसका एक इस तरह से आप कर सकते हैं कि एक बार में थोड़ा सा खाएं, और चाहें तो दिन में 3 बार मील लेने के बजाय आप 6 बार लीजिए, हर बार थोड़ा थोड़ा खाएं। खाने के बाद एकदम से आप लेटिए ना, आधा पौना घंटा आप या चलें या बैठे रहें, ताकि जैसे खाने के एकदम बाद आप लेटेंगे तो आपको ये गैस की समस्या अक्सर हो सकती है। और ये जब कई बार गैस का जो दिक्कत होती है, एसिडिटी या गैस जो भी कह लें, वो उसका जो दर्द होता है वो बिल्कुल बाईं तरफ सीने में दिल की तरफ भी होता है, तो और या बीच में होता है। तो इसमें कई बार महसूस होता है लोगों को कि ये हार्ट अटैक हो रहा है या गैस जो है वो दिल को अटैक कर रही है। ऐसा नहीं होता है, ये दर्द इसका ऊपर की तरफ भी आ सकता है। मगर यहाँ पे मैं एक चीज़ और मगर कहना चाहूँगा कि अगर आपको लेफ्ट साइड में बाईं तरफ हृदय की जगह पे अगर बार बार दर्द होता है, ख़ास तौर से अगर ये दर्द चलने पे होता है, चलने पे ये दर्द बढ़ जाता है, आराम करने पे दर्द ये ठीक हो जाता है, या इसके साथ पसीना आता है, अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप अपने चिकित्सक को बताएं और हृदय रोग की जांच अवश्य कराएं। जी जी बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन आप ये भी बात बहुत ज़रूरी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस लेने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होना, उससे नुकसान ही होना है। और जो बातें बताई गई कि विशेषज्ञ से एक बार परामर्श ज़रूर करें, तो आप एक बार परामर्श कर लें, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आपको करना क्या है। डॉक्टर मौर्य, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए शुरुआत से हमने बात की है बुढ़ापे की, बुज़ुर्गों के बारे में। अब मैं जानना चाहूँगी कि एक सोशली एक्सेप्टेंस की भी बहुत आवश्यकता होती है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो परिवार की बात करें, परिवार से कुटते जा रहे हैं, सोशली बात करें तो ऐसे एवेन्यूज़ नहीं है जहाँ पर वो जाकर समय बिता सकें। तो आपको लगता है कि जो पूरा सोशल फैब्रिक है, सोशल स्ट्रक्चर है, सर आपसे बारी बारी कि उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से है। यहाँ पे पहला जो रोल है ये परिवार का है। परिवार वाले लोगों ने उनको वहाँ पे उनके साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, और उनके साथ परिवार के लोग अगर साथ में रहते हैं, उनके साथ कुछ बातें करते हैं, तो वो उनका जो दर्द है वो कम हो सकता है। दूसरे है, जैसे बाहर के बहुत सारे NGOs है या सीनियर सिटीज़न के क्लब्स रहते हैं, या वहाँ पे अलग अलग संस्थाएं रहती है, तो उन संस्था में जाके वहाँ पे अपने जो मनोरंजन के जो ये शौक है वो पूरे कर सकते हैं। कि स्पेशली इस वार्धक्य अवस्था में, बुढ़ापे में, अपने जो शौक रह गए वो चाहे वो शौक के माध्यम से वो एंगेज रह सकते हैं। जी जी डॉक्टर विक्रम, आप भी कम शब्दों में सर। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें वृद्ध लोगों को अपने जीवन में शामिल कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की एक तरह से ये ताकत है कि हमारी जॉइंट फैमिली रहती है, हमारे पेरेंट्स साथ में रहते हैं। ये हमारे जो कल्चर है ये शुरू से, जबकि वेस्टर्न में देखा जाए तो वहाँ पे अलग रहने का कल्चर है। इसीलिए वहाँ पे जो वृद्ध लोग हैं वो अपने आप में सक्षम काफ़ी हद तक, वहाँ जाके देखेंगे 70-80 साल के लोग खुद ट्रैवल कर रहे हैं, हवाई जहाज में खुद सब जगह जा रहे हैं। हमारे यहाँ कल्चर हमारा ये है कि अपने लोगों, बड़ों की या वृद्ध माता पिता की या वृद्ध रिश्तेदारों का ध्यान रखा जाए। उनको हम अगर जितना हो सके उनकी फिजिकल और मेंटल वेलनेस का ध्यान रखें, और उनको हम खुशी जितनी दे सकते हैं उतना दें। हाँ, ये बड़ी जरूर आप कोशिश करें कि उनको आप खुशी अगर ना दे सकें तो दुख भी ना दें, मगर जितना हो सके। मगर जैसा डॉक्टर मौर्य ने बताया कि NGO हैं, बड़ी सारी संस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल इस चीज़ों पे इन पे बहुत फोकस है जो होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम, आपका भी, डॉक्टर मौर्य आपका भी। और बहुत सारी बातें आज हमने जानी, और जो कुल मिलाकर जो आज की बातचीत का निचोड़ निकला है वो यही निकला है कि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, कि ये अवस्था है जिसे आना ही आना
करना है। बस आवश्यकता ये है कि आप सही सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और इस बुढ़ापे को डिले कर सकते हैं या फिर हेल्दी एजिंग को अपना सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, इन्हीं बातों के बारे में हमने आज चर्चा की है। हम उम्मीद करते हैं कि आप विशेषज्ञों की सलाह से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। दोस्तों, पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं। जयपुर से सोनम वर्मा ने हमें एक मेल भेजा है, जिनका कहना है कि पिछले 10-15 दिनों से घबराहट होती है, चक्कर आने की शिकायत है, क्या करें। इसी तरीके से एक दूसरा हमारे पास सवाल आया है पटना से, जिसमें सुनील सिंह ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बहुत जल्द इन सवालों को हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और इसकी जानकारी आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं या फिर अपना सुझाव भी हमें दें। swasthkisanlive@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है, जिसे आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और हाँ, दूरदर्शन के साथ देखते रहें। नमस्कार।